और इस बीच बड़ी खबर तवांग से, जहां पर चीनी सैनिकों से झड़प के बीच आज भारतीय वायुसेना युद्ध अभ्यास करने जा रही है। एलएसी के पास ईस्टर्न सेक्टर में यह युद्ध अभ्यास भारतीय सेना द्वारा किया जाएगा। चीन सीमा के पास 2 दिन तक होने वाले इस युद्ध अभ्यास में वायुसेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर जेट भी शामिल होंगे। रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक आसमान में अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। हालांकि आपको एक बात और बता दें कि अभ्यास की ये योजना भारत और चीनी सेनाओं के आमने सामने आने से बहुत पहले बना ली गई थी और इसीलिए इस युद्ध अभ्यास का हालिया झड़प से कोई संबंध नहीं है। यह अभ्यास असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में किया जाएगा। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। भारतीय वायुसेना की ईस्टर्न कमांड आज से 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रही है, जिसमें फाइटर जेट रफाल, सुखोई और लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक अपना दमखम दिखाएंगे। युद्ध अभ्यास में खास तौर से अरुणाचल प्रदेश की एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप, पश्चिम बंगाल के हासीमारा और कलाईकुंडा, असम के तेजपुर और चबुआ की लैंडिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के एयर स्पेस में किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का मकसद सर्दियों में आपसी तालमेल के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता को परखने का है। पूर्वोत्तर से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी वायुसेना की पूर्व कमांड ही करती है। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी मोनिका लाइव जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से, जहां पर उस दिन किस तरीके से दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई है। मोनिका, क्या अभी फिलहाल हालात हैं? जो ये युद्ध अभ्यास होने जा रहा है, ये पहले से प्लान था, लेकिन आज जब ये सभी फाइटर जेट गरजेंगे तो निश्चित तौर पर आवाज जब चीनी सेना के कान तक जाएगी तो समझ आएगा कि आपकी बात टकराए तो चूर चूर हो जाओगे। देखिए, सपना सबक तो चीनी सेना को पहले ही मिल गया है, 9 दिसंबर को ही मिल गया है। और जिस तरीके से अब देखें, यहाँ पर 2 बातें सामने आ रही है। एक तो भारतीय सेना, उनकी ताकत सामने आ रही है और दूसरी तरफ चीनी किस तरीके से चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। और दोनों ही मोर्चे पर यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो सफल होती नजर आ रही है, यानी कि चाइना कॉर्नर होता नजर आ रहा है। मैं इस वक्त तवांग में हूँ और फिलहाल तवांग की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि थोड़ी तनाव या टेंशन का माहौल यहाँ पर है। हमने कुछ लोकलाइट से भी बातचीत करने की कोशिश की। देखिए, उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और जिस तरीके से चीन बार बार मुँह की खाता है, उसी तरीके से उन्हें यकीन है कि भारतीय सेना उनकी सुरक्षा करेगा। कुछ मॉर्निंग ड्रिल्स यहाँ पर हमने देखी हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मॉर्निंग ड्रिल जैसे रूटीन मॉर्निंग ड्रिल्स करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमने सड़कों में देखा है अमूमन वो मॉर्निंग ड्रिल्स करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है अगर सिचुएशन कोई भी होती है हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर, सेना पर पूरा भरोसा है। और यही वजह है कि यहाँ पर फिलहाल जिस तरीके की सिचुएशन कहा जा रहा था कि पैनिक सिचुएशन हो सकती है, ऐसी कोई सिचुएशन फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, हेलीपैड ज़रूर है कोना में यहाँ पर, लेकिन वो भी क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है और हम चाहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से जो 9 दिसंबर को हुआ उसके बाद से यहाँ पर आसपास के इलाकों में थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस कर ली गई है, थोड़ा चौकसी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, अलर्ट ज़्यादा कर लिया गया है और वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हम भी वो तस्वीरें आप तक पहुँचाने में थोड़े से रेस्ट्रेंड ज़रूर हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दुश्मन देश कोई भी ऐसी तैयारी, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जब चीज़ें देश की सुरक्षा से जुड़ी हैं तो हमें भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहरहाल मोनिका, आप ग्राउंड जीरो पर एक चीज़ समझाएं अगर आप समझ पाए हो, या आप लोकलाइट से जब बातें कर रहे हैं कि ये जो मौसम होता है इसमें चीन भी परेशान होता है। ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर उसके लड़ने का तजुर्बा उतना नहीं है, उसके सैनिकों को वहां तक पहुंचना फिर लड़ना मुश्किल होता है। जबकि अगर हम भारतीय सेना के सैनिकों को देखते हैं तो उनको ट्रेन ही उस तरीके से किया जाता है, या जो बटालियन है वो तरीके से इसीलिए तैयार की जाती है, खासतौर पर इस सेक्टर के लिए। बिल्कुल, देखिए सपना, कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि जितने भी चाइना की तरफ से जितने भी उनकी तरफ से हेलीकॉप्टर्स हैं या जो भी ऊंची उड़ान जो भी भरते हैं, उनके जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं
उन लोगों को इस तरीके का तजुर्बा नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर आमूमन इसी तरीके का टेम्परेचर रहता है, -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगी, एक मजबूती की तरह, या यूँ कहें जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि किसी भी सिचुएशन में या किसी भी मौसम में वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि वो लड़ सकते हैं। अब भारतीय ताकत तो हमने देख ही ली है, जिस तरीके से बार बार चीन देखिए तवांग पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार चीन जो है उसको सबक सिखाया जाता है। ऐसे में चीन के लिए चुनौती तो होगी। और आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी पूरी नजर आ रही है, चौकसी पूरी नजर आ रही है। और आज जिस तरीके से एक रूटीन प्रैक्टिस भी की जाएगी, हालांकि ये 9 दिसंबर के बाद से यहाँ पर शायद उस तरीके की हलचल आसमान में ना दिखे, क्योंकि यही कहा जाता है जब सिचुएशन इस तरीके से होती है तो उसके 10 या 15 मीटर के दायरे में इस तरीके की हलचल नहीं होती है। कि वो इस तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाता है, फिर वो चाहे ताइवान पे करता हो या उससे की सीमा से जुड़े बाकी देशों पर, और वो ये कोशिश करता है कि इसके जरिए अपने पड़ोसी मुल्कों को दबाने का काम किया जाए। लेकिन भारत के लिए वो ये गलत सोच रहा है। यूएनएससी की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बीच बिना नाम लिए ड्रैगन पर निशाना साधा, यानी कि चीन को निशाने पर लिया। एस जयशंकर ने कहा कि अपराधियों को सही ठहराने और बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस दौरान एस जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया। भारत दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। हमारी सहयोगी मोनिका लगातार ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट दे रही हैं और किस तरीके से वहां पर अब सेना की हरकत भी बढ़ गई है। हालांकि हम सुरक्षा मानकों को सामने रखते हुए वो तमाम चीजें भी सिक्योरिटी के अंडर आ रही है, इसलिए आपको दिखाने से भी बच रहे हैं। लेकिन मोनिका का रुख एक बार फिर से करते हैं। मोनिका, हम आपकी एक रिपोर्ट देख रहे थे कि जिसमें आप बता रहे थे कि बीआरओ किस तरीके से रोड बनाने का काम कर रहा है। बड़ा अहम है कि इस पूरे कम्युनिटी सिस्टम को, इस कम्युनिकेशन को बिल्ड किया जाए, क्योंकि अभी भी हाइट्स तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सैनिकों के लिए। कहां तक पहुंचा वो काम? अब देखिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी एक बेहद अहम हिस्सा है। और बीआरओ जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, संकल्पबद्ध तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद से 6 साल पहले की जो तस्वीर तवांग तक पहुंचने की थी वो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। हालांकि अभी भी काम थोड़ा जारी है, क्योंकि देखिए 63 ऐसे रास्ते हैं जिनको मौजूदा सरकार ने निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो बन चुके हैं, जिन पर फिलहाल काम भी जारी है। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी हैं जहां पर हम वो तस्वीरें भी दिखा नहीं सकते हैं कैमरे के थ्रू, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि अभी हम तवांग में हैं और यहाँ पर सिचुएशन इस तरीके की है कि तनाव का माहौल ज़्यादा ना हो जाए, लोगों में किसी तरीके का डर या खौफ ना हो। लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ या रोड कनेक्टिविटी की बात करूँ, 6 साल पहले जो स्थिति यहाँ पर थी, कच्चे रोड्स थे, एलएसी तक पहुँचने के लिए भारतीय सेना को कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ती थी, चैलेंजिंग कहीं ना कहीं था। लेकिन अब जो है सिचुएशन वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें या सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, बीआरओ लगातार युद्ध स्तर पर संकल्पबद्ध तरीके से रोड कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि देखिए अमूमन यहाँ पर मौसम इसी तरीके का रहता है, -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल कट जाता है, एक बिल्कुल ही कट जाता है। और ऐसे में देखिए जो आर्मी की मूवमेंट है या आम लोगों की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाती थी। ऐसे में रोड कनेक्टिविटी और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बेहद ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर रहती है। अब जिस तरीके से 63 ऐसे रास्ते हैं या नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ हैं जिनको लेकर लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, उसके बाद से सिचुएशन बेहतर हुई है। भारतीय सेना के लिए खास तौर पर जो चैलेंज रहता था एलएसी तक पहुँचने का, वो थोड़ा सा अब कम हुआ है, बेहतर हुआ है। और बीआरओ लगातार इस तरीके से युद्ध स्तर पर हरकत कर रहा है या काम कर रहा है। देखिए सिचुएशन इतनी है कि जो रास्ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चाहे हमारे बीएसएफ के जवान हो, चाहे वो ताइवान में हमारे डटे हुए सैनिक हो, हर कोई अपने अपने स्तर पर किस तरीके से काम कर रहा है। और चीन को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से तवांग में उसको खदेड़ने का काम किया है, आगे भी अगर उसने आंख दिखाने की कोशिश की तो इसी तरीके से मुंह की खाएगा। उधर 9 दिसंबर को भारत के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के अगले ही दिन चीन ने अरुणाचल की सीमा के पास ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत
कई हथियार तैनात कर दिए। यह दावा अमेरिका की वॉर जोन नाम की वेबसाइट ने किया और सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनके आधार पर अमेरिका की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल सीमा के पास हथियार तैनात कर दिए हैं, वो भी 9 दिसंबर को हुई झड़प के अगले ही दिन। वॉर जोन नाम की इस वेबसाइट ने चीन के हथियारों की सटीक लोकेशन भी बताई और जानकारी दी कि चीन के हथियार तिब्बत के शिगत्से एयरबेस पर तैनात हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि चीन एलएसी पर अशांति फैलाने का नया प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि शिगत्से एयरबेस पर 10 दिसंबर को उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये एयरबेस सेना और आम लोगों दोनों के इस्तेमाल के लिए बना है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल चीन की सेना के लिए होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका एलएसी के पास होना। इस बात के सबूत पहले भी दिए जा चुके हैं कि एलएसी के नजदीक चीन तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी वेबसाइट ने शिगत्से एयरबेस पर ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम तैनात किए जाने का दावा किया। शिगत्से एयरबेस भारतीय सीमा के काफी नजदीक है और तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगत्से में बना है। यह एयरबेस 1973 में बना था। 2010 से पहले इसे केवल सेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन ने उसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल सेना ही करती है, क्योंकि यह चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत चीन ने वहां हथियार तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चीन चोरी चोरी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत ही है जो चीन को चित कर सकता है, और इसीलिए चीन लगातार भारत की सीमा पर अशांति फैलाने के चक्कर में रहता है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे के बाद तो यह आशंका भी जताई गई कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि एक दिन पहले ही शी जिनपिंग कह चुके हैं कि एलएसी पर हालात स्थिर हैं। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है। माना जा रहा है कि चीन ने रूस और सऊदी अरब से डील इसलिए की क्योंकि वो भारत से युद्ध लड़ने का प्लान बना रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने डील के बाद ये साफ कर दिया कि वो चीन के अंदरूनी मामलों में नहीं बोलेंगे। मतलब ये कि अगर भारत और चीन भिड़े तो रूस और सऊदी अरब जैसे देश चीन को नहीं रोकेंगे, और यही है चीन की असली चाल, जिसे भारत ने पकड़ लिया और गलवान और तवांग की तरह चीन की हर चाल को फेल करने की तैयारी कर ली और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उधर न्यूज 18 की टीम अरुणाचल में एलएसी पर उस जगह पहुंची जहां 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई थी। उस झड़प में भारत के मुस्तैद जवानों ने चीन के करीब 300 सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था और तवांग से खदेड़ दिया था। तवांग में जिस जगह भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। न्यूज 18 की टीम को घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच एलएसी पर भारतीय सेना की मूवमेंट भी नजर आई, जिसका मतलब है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत के जवान चुप नहीं बैठे, बल्कि ज्यादा मुस्तैद हो गए। तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यूज 18 की टीम एलएसी के उन इलाकों में भी गई जहां भारतीय सेना तेजी से सड़कें बनाने का काम कर रही है। बीआरओ की वजह से रोड कंस्ट्रक्शन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगी, ये आपको सामने वो रास्ते नजर आ रहे होंगे। ये वही सड़कें हैं जिनके बनने के बाद चीन सीमा पर पहुंचना भारतीय सेना के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा और बॉर्डर पर तैनात जवानों तक हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा। 9 दिसंबर की झड़प के बाद से ही चीन सदमे में है, क्योंकि भारतीय सैनिकों से उलझने की वजह से उसके कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चीन दोबारा 9 दिसंबर वाली गलती नहीं दोहराएगा। हालांकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए उसकी किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए न केवल तवांग में बल्कि एलएसी से काफी पहले भी भारतीय सेना पूरी तरह डटी हुई है। एलएसी तवांग के बेहद करीब हूँ और आप देखिए यहाँ पर चीन की तरफ से जिस तरीके से चालाकी की जा रही है, उसके बाद से भारतीय सेना देखिए किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। अरुणाचल में एलएसी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और तापमान भी काफी कम है। ऐसे में चीन की चालाकी और मौसम की मार के दोहरे अटैक से भारतीय सेना बखूबी लड़ रही है। और पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने चीन पर बड़ा बयान दिया है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन को दुश्मन देश बताया। उन्होंने कहा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। कई दौर की बातचीत के बाद अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल कर दी गई। हम हमेशा PP-15 तक पेट्रोलिंग करते आए हैं, लेकिन वो हमें पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये अस्वीकार्य था। चीन ने एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश की है।
We have been always patrolling up to PP-15, where they were trying to stop us from going to a traditional patrolling point. And that was totally unacceptable to us. And to stop us from coming, they had established small outpost, you can say, just 2 tents. And we objected very vehemently to that. इस बीच अमेरिका ने तवांग में घुसपैठ की जुर्रत करने वाले चीन को जमकर सुनाया और भारत के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। अमेरिका ने अपने बयान में भारत को अहम साथी बताया और कहा कि चीन को अमेरिका के साथियों से झगड़ा करने की आदत हो चुकी है। अमेरिका के बयान में जैसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे साफ हो गया कि वो चीन पर आग बबूला है और तवांग से उसके दुम दबाकर भागने को भारत की जीत के तौर पर देख रहा है। अमेरिका ने इस बात का भी शुक्र जताया कि चीन के सैनिकों को बात जल्द समझ आ गई और वो पीछे हट गए। अमेरिका ने भारत की इस पूरे मामले को संभालने के तरीके की भी तारीफ की। वहीं संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और मामले को सुलझाने की अपील की। We call for de-escalation. अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने जता दिया कि चीन की हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जोरदार पलटवार किया है। यूएनएससी के सेशन की अध्यक्षता करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी और पड़ोसी देश की संसद पर हमले की याद दिलाकर पाकिस्तान की बोलती बंद की है। भारत दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है और भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सांबा से, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। तवांग सेक्टर में चीन के साथ झड़प के बाद भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद से बीएसएफ के जवान लगातार सीमा के साथ लगी तारबंदी के गश्त करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन तवांग में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बावजूद चीन बाज आने को तैयार नहीं। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन अब भारतीय वायुसेना के खिलाफ साजिश रच रहा है। इसके लिए वो तिब्बत में एलएसी के पास अपने हवाई अड्डों के रनवे लंबे करने में लगा है, ताकि हजारों फीट की ऊंचाई से चीन के फाइटर जेट फुल लोड के साथ एकदम हाई स्पीड में टेक ऑफ कर सकें। चीन ने यह तैयारी अभी शुरू नहीं की है, बल्कि वो पिछले 5 साल से एलएसी के पास अपनी वायुसेना के लिए काम करने में जुटा है। 5 साल पहले 2017 में डोकलाम हुआ था, वही डोकलाम जहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इसलिए अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने तभी प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि वो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके, क्योंकि जिस तिब्बत के लिए चीन मरने मारने पर उतारू रहता है, उस तिब्बत का पठार ही चीन के लिए मुसीबत बन जाता है। और इसी वजह से चीन की वायुसेना जितना चाह ले तिब्बत के पठार की भौगोलिक स्थिति उसके आड़े आ जाती है। तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है और जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की डेंसिटी घटती है। इस वजह से आसमान में एक सीमा पर पहुंचने के बाद हवाई जहाज का उड़ना नामुमकिन हो जाता है और उस पर छोटे रनवे और भी दिक्कत करते हैं। इसलिए चीन अपने एयरबेस के रनवे लंबे करने में लगा है ताकि उसके हवाई जहाज पूरे वजन के साथ तेज रफ्तार में उड़ान भर सकें। इसके लिए बीते 5 साल में चीन तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। इनमें 22 तो ऐसे हैं जिन्हें सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में उसे अपनी इस प्लानिंग से कितना फायदा होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। की खोज नहीं हुई, जबकि बढ़ती आबादी की वजह से ईंधन की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में वो चाहकर भी बाहर से तेल और गैस। न्यूयॉर्क से, जहां पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया है और इन तीनों देशों ने कहा है कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिकी पहले से ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा रूस ने भी 3 दिन पहले ही भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान किया था। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर
स्थायी सदस्यता भारत को मिले, इसके लिए दुनिया के सभी बड़े और ताकतवर देश भारत का समर्थन कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और यूएई अपना समर्थन भारत के लिए दे चुका है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपना समर्थन भारत की स्थायी सदस्यता के लिए दर्ज कराया है। इधर चीन से निपटने के लिए भारत एलएसी पर आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार कर रहा है, ताकि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि ऊंचे पहाड़ों पर लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना का माउंटेन कोर पहले से मौजूद है और इसके तहत ही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की तैयारी है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद भारतीय सेना के इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी और एविएशन विंग को साथ लाना है। इसे बनाने की शुरुआत 9वीं और 17वीं माउंटेन कोर से की जाएगी। एक माउंटेन कोर के तहत कम से कम 3 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए जाएंगे और हर ग्रुप में पैदल चलने वाले सैनिकों के साथ टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोप और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। ये बैटल ग्रुप चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किए जाएंगे, जो किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। भारतीय सेना ने अपनी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा के लिए 11 से 13 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने और तैनात करने की योजना बनाई है। हालांकि अभी इस बैटल ग्रुप को बनाने के लिए सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है। में भी गई जहां भारतीय सेना तेजी से सड़कें बनाने का काम कर रही है। बीआरओ की वजह से ये रोड कंस्ट्रक्शन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बैठक में दोनों राज्यों के मंत्रियों की एक कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, जो छोटे छोटे मुद्दों को सुलझाने का काम करेगा। ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर है। वहीं गृह मंत्री की ओर से कहा गया कि जब तक मामले का निवारण कोर्ट द्वारा न किया जाए, तब तक दोनों राज्य इस पर अपना काम करें। चीन की सीमा तक पहुंच को आसान बनाने वाला दुनिया का सबसे लंबा सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। यह सुरंग चीन के खिलाफ सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में मौसम खराब होने के कारण जब हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते, तब सैनिक सेला टनल के जरिए एलएसी तक पहुंच पाएंगे और अगर चीन ने चालाकी दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। क्योंकि करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस टनल के जरिए असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच हर मौसम में आना जाना हो सकेगा। वहां सेना की मूवमेंट सड़कों के जरिए ही हो पाती है और सर्दियों के दौरान उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जो 2 लेन के इस टनल के पूरी तरह तैयार होने के बाद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दावा है कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे लंबे सेला टनल पर बर्फबारी का असर नहीं होगा। यानी ये रास्ता हर मौसम में खुला रहेगा, जिससे भारतीय सेना और आम लोगों की मूवमेंट में आसानी होगी। साथ ही तवांग तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की तरफ से अतिक्रमण को देखते हुए भी सेला टनल की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसे में इस टनल को तैयार करने का काम तेजी से जारी है और अगले साल तक इसके खुलने की उम्मीद है। जम्मू से है, जहां आतंकी संगठन टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों को धमकाने का काम किया है। टीआरएफ ने एक चिट्ठी जारी की है। 34 कश्मीरी पंडितों के नाम इस चिट्ठी में दिए गए हैं। धमकी इस चिट्ठी द्वारा दी गई है। इस चिट्ठी में 34 कश्मीरी पंडितों के नाम हैं, उनके पते हैं और इसी के साथ इस सूची को सार्वजनिक करने का काम टीआरएफ आतंकी संगठन द्वारा किया गया है, ताकि कश्मीरी पंडितों को डराया और धमकाया जा सके। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने का काम लगातार आतंकी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी टारगेट किलिंग करते हुए किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। अब एक बार फिर से उनमें खौफ बनाने के लिए, उन्हें डराने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए ये चिट्ठी सूची जारी की गई है। 9 दिसंबर को तवांग में चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर भारतीय जवानों ने चौकसी बढ़ा दी। वहां पिथौरागढ़ के लिपुलेख बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवान अलर्ट हो गए, ताकि चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे 9 दिसंबर को तवांग में चीन के सैनिकों को खदेड़ कर दिया गया था। इसके लिए आईटीबीपी के जवान पिथौरागढ़ की लिपुलेख सीमा पर पूरी चौकसी बरत रहे हैं। उत्तराखंड में भारत चीन के साथ 345 किलोमीटर की सीमा साझा करता है।
जिसमें लिपुलेख बॉर्डर ही वो जगह है जहां पर चीन, भारत, नेपाल तीनों की सीमाएं मिलती हैं। इसी वजह से चीन से जुड़ी सीमा का ये हिस्सा बेहद अहम हो जाता है। क्योंकि लिपुलेख तक भारत के सड़क बनाने से बौखलाए चीन ने कई बार नेपाल को भी भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और खुद भी उसने कई बार उत्तराखंड की सीमा पर भारतीय जवानों को उकसाने वाली हरकत की, जिसके बाद 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाले इस हिस्से में भारत ने आईटीबीपी के साथ एसएसबी और सेना के जवानों की भी तैनाती कर दी, जहां तवांग की घटना के बाद जवानों ने चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के एक कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 3 लोगों की जान चली गई। ये घटना तब हुई जब वो गरीबों को कंबल बांटने के लिए वहां पहुंचे थे और इसी दौरान वहां कंबल लेने के लिए लोगों की बीच धक्का मुक्की होने लगी और फिर देखते ही देखते वहां भगदड़ मच गई। बताया गया कि इस भगदड़ में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें 3 ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। 4 लोगों का इलाज आसनसोल के जिला अस्पताल में चल रहा है। वहां से आए एक वीडियो में इस कार्यक्रम के लिए लगाए गए टेंट उखड़े हुए नजर आए हैं। चारों तरफ घायलों के कपड़े, जूते, चप्पलें बिखरी हुई दिखी। सीमा से जुड़े विवाद में चीन केवल भारत से ही नहीं उलझा, बल्कि भारत समेत करीब 1.5 दर्जन देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का विवाद चल रहा है। किसी के साथ जमीनी सीमा पर झगड़ा चल रहा है तो किसी के साथ समुद्री सीमा पर। इसीलिए जमीन का भूखा चीन पूरी दुनिया में अपनी बुरी नीयत के लिए बदनाम है। भारत के पड़ोसियों के साथ भी चीन बॉर्डर के लिए झगड़ रहा है। नेपाल और भूटान के साथ भी चीन सीमा विवाद में उलझा है। नेपाल के साथ चीन का 1439 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, लेकिन नेपाल के कई हिस्सों पर चीन दावा ठोकता रहा है। यही हाल भूटान के साथ भी है। भूटान के साथ चीन का बॉर्डर 477 किलोमीटर लंबा है और भूटान के कई इलाकों को चीन तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि तिब्बत पर तो चीन पहले ही कब्जा कर चुका है। 1950 में चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। यहां तक कि म्यांमार के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। मतलब यह कि जिस भी देश का बॉर्डर चीन के साथ लगता है वो चीन से परेशान है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कांग्रेस नेता संजय त्रिपाठी की कार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की है, जिसमें गोली लगने से कांग्रेस नेता की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता को किस तरीके से ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग में उनकी जान चली गई। और अब फिलहाल पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, आखिर कैसे दिन दहाड़े इस पूरी वारदात को अंजाम देने का काम किया गया है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तफ्तीश में पुलिस जुट चुकी है। पूर्व रिकॉर्ड देखा गया है तो सिविल लाइन थाने में ही इसके विरुद्ध करीब 30 अपराध पंजीबद्ध हैं। कई इसमें गंभीर अपराध भी हैं, मर्डर के अपराध भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके विरुद्ध पूर्व में एनएसए की कार्रवाई भी की गई है और ये सिविल लाइन थाने की गुंडा सूची में भी सम्मिलित था। वाहनों में बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा रोका गया और वहीं पर उस पर फायरिंग की गई है, जिससे कि घटनास्थल पर ही गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त जानकारी पाते ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची है। मौके से हमें करीब 7 खाली खोखे भी बरामद हुए हैं और एक मिस फायर्ड राउंड भी मिला है। तो एलएसी पर भारत के हाथों जमीन और आसमान में पिटने के बाद चीन की नौसेना ने भी एक शरारत की, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। खबर आई कि चीन का एक जासूसी जहाज हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा में दाखिल हुआ था, जिसे भारत की नौसेना ने खदेड़ दिया और उसे भारत की सीमा से बाहर भेज दिया। जिस जहाज के भारत की सीमा में दाखिल होने की खबर आई उसका नाम यांगवांग 5 है, जो एक जासूसी जहाज है। यह वही जहाज है जिसे चीन ने कुछ महीने पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भेजा था। खबर है कि जैसे ही यांगवांग 5 भारत की समुद्री सीमा में घुसा, भारत ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। लंबी दूरी के ड्रोन और निगरानी में इस्तेमाल होने वाले छोटे जहाज भी काम पर लगा दिए गए। पहले तो इसकी निगरानी की गई, उसके बाद भारतीय नौसेना ने इस जहाज को खदेड़ दिया। चीन दावा करता है कि उसके इस जहाज का इस्तेमाल केवल रिसर्च के लिए किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन का यह जहाज सैटेलाइट तक की निगरानी करने में सक्षम है। अपने इस जहाज के जरिए चीन किसी बैलिस्टिक मिसाइल की निगरानी भी कर सकता है। इसीलिए जब चीन के हम्बनटोटा पोर्ट पर यह जहाज अगस्त में पहुंचा था, उस वक्त भी भारत ने कड़ा एतराज जताया था। लेकिन बिना किसी कार्यक्रम के भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होना शक पैदा करने वाला है। समुद्री घुसपैठ उस वक्त हुई जब तवांग में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की
उसी वक्त दो बड़ी घटनाएं हुई। चीन की फौज के ड्रोन भारत की एयर स्पेस में दाखिल हुए और उसी वक्त चीन का जहाज समुद्री सीमा में घुसा। हालांकि जल, नभ और थल तीनों मोर्चों पर भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन अब तीनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ी खबर बिहार के छपरा से, जहां जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत की खबर है। देर रात 10 नए मरीज सदर अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो वहीं इस पर बिहार बीजेपी के विधायक शराब कांड के पीड़ितों से मिलने भी जा सकते हैं। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिहार के छपरा से, जहां पर मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। 27 ये आंकड़ा पहुंच गया है। छपरा और सारण में बताया ये जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की जान चली गई है। वहीं अब इस पूरे मामले में बीजेपी मौजूदा गठबंधन की सरकार को घेरने का काम कर रही है और खबर यह भी है कि आज बीजेपी के नेता पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल भी जा सकते हैं। इधर हिमाचल की मंडी सीट से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। उन पर घरेलू हिंसा के मामले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके लिए उदयपुर की कोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में चल रही हड़ताल की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो पाई और इसके लिए अगली तारीख दे दी गई। विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने पति समेत परिवार के कई लोगों के खिलाफ 17 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। वहां गांव वालों ने कुछ आतंकियों को इलाके में घूमते हुए देखा, जिसकी जानकारी उन लोगों ने सुरक्षा बल को दी। इसके बाद सुरक्षा बल ने उस इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के बारे में गांव वालों से पूछताछ भी की गई ताकि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। ईरान में 400 लोगों को 10 साल तक की सजा सुनाई गई। आरोप है कि ये सभी लोग हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल हुए थे, जिसके लिए राजधानी तेहरान की अदालत ने उन लोगों को 10 साल की सजा दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सितंबर से अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर हिजाब विरोधी आंदोलनों का समर्थन करने का आरोप है, जो कि पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद से शुरू हुए थे। और बड़ी खबर फीफा से जुड़ी आपको बताते हैं, जहां पर कतर में ये फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। मौजूदा चैंपियन फ्रांस लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली और इसी के साथ अफ्रीकी टीम मोरक्को का पहली बार फाइनल में पहुंचने का सपना जो है वो टूट गया है। अब 18 दिसंबर को होने वाले खिताबी मुकाबले में फ्रांस की टक्कर मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना से होगी। तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस का दिल्ली में दफ्तर बनाया गया, जिसके उद्घाटन पर अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेता पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने बीआरएस को बीजेपी की ही बी टीम बता दिया। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की फूट एक बार फिर साफ हो गई। मतलब यह कि 2024 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी एकता का गुब्बारा फूटता दिखने लगा। दिल्ली की सड़कों पर केसीआर की तस्वीरों वाली बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी दिखी। 2024 के चुनाव के लिए केसीआर ने अपना एजेंडा भी तय कर लिया। अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आने वाले दिनों में वसंत विहार में इनका मुख्य पार्टी दफ्तर होगा। केसीआर की कोशिश बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में एक नया मोर्चा तैयार करने की है। उनकी कोशिश का असर तब दिखा जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें बधाई देने पहुंच गए। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी भी केसीआर को बधाई देने पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने खुद को इससे अलग ही रखा। साफ हो गया कि बीजेपी से लड़ने के लिए बनाए जा रहे इस मोर्चे में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। यानी विपक्ष का ये दांव भी 2024 में बीजेपी के लिए ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा मोर्चा बनेगा जिसमें कांग्रेस के शामिल होने के आसार नहीं दिखते। कांग्रेस ने यह तक आरोप लगा दिया कि यह नया मोर्चा खुद प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाया गया, ताकि विपक्ष के वोटों का बंटवारा किया जा सके। केसीआर के इस कदम पर कांग्रेस बुरी तरह झुंझलाई दिखी। आज जो हुआ वो मोदी जी की सलाह पे एक बीआरएस बन गया। ये बीआरएस थोड़े दिनों में वीआरएस होने वाला है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। केसीआर के नए मोर्चे को पीएम पद पर उनकी दावेदारी की तरह देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम भी पीएम उम्मीदवारों में शामिल हुआ है। उन्होंने बिहार के 2025 के चुनाव के लिए महागठबंधन का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को बनाने का ऐलान किया था, यानी खुद वो लोकसभा की लड़ाई में जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले से भारत जोड़ो यात्रा निकालकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं। विपक्ष से टीएमसी की दूरी के पीछे भी ममता बनर्जी की दावेदारी को ही वजह माना जाता है।
आम आदमी पार्टी भी 2024 में नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई अरविंद केजरीवाल की बता रही है। मतलब ये कि विपक्ष में पीएम पद के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, जिसका सीधा फायदा 2024 में बीजेपी को ही मिलेगा। अमेरिका का नॉर्थ डकोटा बर्फीले तूफान से जूझ रहा है। रास्ते बंद हो जाने से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नॉर्थ डकोटा में तूफान की वजह से सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। रास्तों पर बर्फ की चादर बिछ जाने से लोगों को गाड़ी चलाने में भारी परेशानी हो रही है। बर्फ की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। प्रशासन ने बिस्मार्क और फार्गो के बीच अंतर्राज्यीय हाईवे बंद कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। मौसम विभाग लगातार तूफान पर नजर बनाए हुए है। वेस्ट वर्जीनिया से वॉर्मेंट तक लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। माना जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी की वजह से आम लोगों के साथ ही प्रशासन को भी भारी परेशानी हो सकती है। यमन के एक वैज्ञानिक ने दुनिया की पहली नकली कोक की फैक्ट्री का आइडिया पेश किया। दावा किया जा रहा है कि ये ऐसी फैक्ट्री होगी जो एक साल में 30,000 तक बच्चे पैदा कर सकेगी। हालांकि नकली कोक की फैक्ट्री अभी हकीकत नहीं बनी है, अभी वो बस दिमाग की उपज भर ही है। लेकिन उसे मुमकिन साबित करने के लिए एक एनिमेशन वीडियो जारी किया गया। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। बताया गया कि आईवीएफ के जरिए भ्रूण तैयार करने के बाद उसे इस तरह की नकली कोख में रखा जाएगा और 9 महीने बाद सिर्फ एक बटन दबाते ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा। दावा किया गया कि कोक भले ही नकली हो, लेकिन उसमें बच्चे को बिल्कुल मां के गर्भ में पलने का एहसास होगा। वो बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। साथ ही इस प्रक्रिया से मिसकैरेज का डर नहीं रहेगा और तो और लेबर पेन से भी निजात मिलेगी। नकली कोक में ऐसे सेंसर लगे होंगे जो बच्चे के दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि बच्चा मां के गर्भ में नहीं पल रहा तो उसे पोषण नहीं मिल पाएगा। उल्टा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिस्टम बच्चे में पाई जाने वाली जेनेटिक दिक्कत पर भी नजर रखेंगे। बताया गया कि एक खास पैकेज भी है जिसके जरिए माता पिता अपने बच्चे की आंखों, बालों और त्वचा का रंग, उसकी हाइट और वो कितना इंटेलिजेंट है, ये सब उसके पैदा होने से पहले ही तय कर सकेंगे।